अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज 9 नंबर पेज है जी आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ का ग्रामर पोर्शन पढ़ाना शुरू करूँ, वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एक्टिविटी उसने दी है जी सारी, वो एक आप ये कहते हैं ग्रुप डिस्कशन के बाद कहता है कि डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स ईच एंड होल्ड अ ग्रुप डिस्कशन। पूरी क्लास को 7 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दें, फिर ग्रुप डिस्कशन आपने करनी है जी, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखनी है कि जो रसूम व रवाज है और जो ग्रुप डिस्कशन को जो चीज़ें मुतहर्रक करती हैं उनको मद्देनजर रखनी है टॉपिक के हवाले से। और टॉपिक के द रोल ऑफ यूथ इन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए नेशन। एक कौम की तरक्की और खुशहाली में जवानों का किरदार, ठीक है जी। अब ये जब क्लास होती है तो उसमें चलो ये बेसिकली है तो और, लेकिन ये कि ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्ज़ाम है, पेपर है, उसमें ये टॉपिक आ जाए बतौर एक पैराग्राफ, ठीक है। जो ये लेटर बन के भी आ सकता है आपका, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द रोल ऑफ यूथ इन द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन, ठीक है। तो फिर वो लेटर राइटिंग का एक और तरीकाकार है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में लेटर ऑन। तो अभी इसको देखते हैं जी। बहरहाल अगर आप लोग क्रिएटिव हैं तो अपने तौर पर लिखें, वैसे तो मैंने ये बता दिया एक तरीकाकार, एक मॉडल आपके सामने रख देता हूँ। नेशन बिल्डिंग का मतलब ये है कि तमाम जितने भी शहरी हैं उनको कौम की तरक्की में इंगेज करना, मसरूफ करना। मुस्तकबिल और ज़माना हाल हमारे मुल्क का जो है वो जवानों के हाथ में। चुनाचे जो जवानों का कंट्रीब्यूशन है, हिस्सा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है एक कौम को बनाने। जवानी एक ऐसा वक्त है जब बड़े ही क्रिएटिव किस्म के आइडियाज आते हैं, बड़े नए नए ख्यालात ज़हन में आते हैं और सोचें आती हैं, और ये ख्यालात या ये आइडियाज जो है वो हमारे ज़हन में उठ खड़े होते हैं, जो एक कम्युनिटी को बनाते हैं, जो एक माशरे को बनाते हैं और एक ऐसी कौम को बनाती है कि जिसमें हम रह रहे होते हैं। पॉलिसीज, प्लान्स और डेवलपमेंट वर्क्स जो है किसी भी कौम के, उनको उनकी जो नौजवान नस्ल है वही उन पर अमल पैरा करा सकती है। वो ज़्यादा जज्बाती और जोशीले होते हैं और एनर्जी से भरपूर होते हैं, और अगर उनकी जो खुफिया ताकत है, खुफिया एनर्जी है, उसको इस्तेमाल किया जाए, सही सिमत में इस्तेमाल किया जाए, तो तेज तरीन तरक्की जो है वो बहुत यकीनी है। नौजवान पूरी कौम की तादाद का, आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। जो जोश जज्बा है, अज़्म समीम है और ताकत है, ठीक है, जिसके जरिए नौजवान जो है वो काम करते हैं, वो उनको वैल्यूएबल बना देती है और एक कौम के लिए बड़े ही कैपेबल, बड़े ही काबिल शहरी बना देती है। बहरहाल ये बात बड़ी अहम है कि जो जवान हैं या नौजवान हैं वो अपनी आज़ादी इजहार का इस्तेमाल करते हैं, आइडियाज़ बयान करते हैं, उनकी राय होती है,
اور ان کو رائٹ پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی آرا کا اظہار کر سکیں، اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکیں اور اپنے ٹیلنٹ کو دکھا سکیں۔ ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نوجوان نسل ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور کسی بھی ملک کے لیے یا ملک کے لیے ایک طاقت کا سرچشمہ ہے۔ ایسٹ کا مطلب ہے خزانہ۔ وہ ایک قوم کے لیے یا وہ ایک قوم کی حقیقی بلڈرز ہیں، معمار ہیں۔ ان کا اصل پیشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ صحیح رہیں، اپنے والدین کے ساتھ صحیح رہیں، مخلص رہیں، اور ریاست کے ساتھ مخلص رہیں۔ انہیں اپنی توجہ لازمی پڑھائی کی طرف مرکوز کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ پچھتائیں گے۔ نوجوان نسل سماجی اصلاحات کو لا سکتی ہے اور سوسائٹی کے اندر بہتری لا سکتی ہے۔ قوم کو ان کے سرگرم حصے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ جو قومی مقاصد ہیں ان کو حاصل کر سکیں اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر ڈالنے میں مدد دے سکیں۔ ہر ایک شعبہ زندگی میں، چاہے یہ تعلیم کا شعبہ ہو، تکنیکی میدان ہو، سپورٹس ہو، پالیٹکس ہو، نوجوانوں کی اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ آگے نیکسٹ پیج پر ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہے، اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس طرح جو نوجوان نسل کی طاقت ہے اس کو بڑے سمجھداری سے استعمال کیا جانا چاہیے اپنی قوم کی ترقی کے لیے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں جن کا مقصد یہ ہو کہ نوجوانوں کو طاقتور بنانا، تاکہ ہمارا جو آنے والا کل ہے وہ بہتر ہو سکے اور مستقبل روشن ہو سکے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی ویکیبلری اینڈ گرامر کی طرف۔ ویکیبلری آئٹمس میں دیکھتے ہیں کہتا ہے ریڈ ایچ ورڈ اینڈ انڈر لائن دا سائلنٹ لیٹرز۔ ہر لفظ کو پڑھیں اور جو سائلنٹ لیٹر اس کو انڈر لائن کریں۔ پروننسیشن کی کسی اتھینٹک ڈکشنری میں کنسلٹ کریں اگر آپ کو کوئی شک ہو۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ایک ایگزامپل ہے آر، ٹھیک ہے جی، اور اس میں سائلنٹ لیٹر ایچ ہے، ایچ سے آور شروع ہوتا ہے، تو آر جو ہے اس میں سائلنٹ لیٹر ایچ ہے۔ رسیٹ، اس میں سائلنٹ لیٹر پی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاؤٹ کی طرف آ جائے تو سائلنٹ لیٹر بی ہے، بی نہیں بولا جا رہا۔ نون کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر جی ہے، جی بولا نہیں جا رہا۔ ہاؤس کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر ایل ہے جو کہ بولا نہیں جا رہا۔ ویل کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر ایچ ہے جو کہ بولا نہیں جا رہا۔ رونگ کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر ڈبلیو ہے جو کہ بولا نہیں جا رہا۔ بیلے کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر ٹی ہے جو کہ بولا نہیں جا رہا۔ ایکسپٹ کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر آر ہے جو بولا نہیں جا رہا۔ الائن کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر جی ہے جو بولا نہیں جا رہا۔ وینسڈے کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر ڈی ہے۔ وینسڈے ویڈنسڈے نہیں پڑھتے، وینسڈے پڑھتے، تو سائلنٹ لیٹر ڈی ہے جو بولا نہیں جا رہا۔ کاسل کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر ٹی ہے جو بولا نہیں جا رہا۔ تھم کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر بی ہے جو بولا نہیں جا رہا، تھم، ٹھیک ہے جی۔ راندیوو کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر زیڈ او اور ایس ہے، ٹھیک ہے، جو بولے نہیں جا رہے۔ نو کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر کے جو کہ بولا نہیں جا رہا۔ گیسٹ کی طرف آ جائیں تو سائلنٹ لیٹر یو ہے جو بولا نہیں جا رہا۔
सोड की तरफ आ जाए तो साइलेंट लेटर डब्ल्यू है जो कि बोला भी जा रहा। ठीक है, अब कहता है जी कि कंसल्ट डिक्शनरी एंड मार्क which syllable is to stress in the following words। कहता है कि आपने डिक्शनरी को कंसल्ट करना है और बताना है कि कौन सा सिलेबल जो है वो मुदर्रज ज़ैल अल्फाज में स्ट्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये पेज नंबर आपका 10 है बुक का। उस पे सिलेबल्स, कंप्यूटर में कितने सिलेबल्स हैं? 3 सिलेबल्स हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर को, वर्ड कंप्यूटर को हमने सिलेबस में तकसीम करना। कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। इसमें कम एक सिलेबल है, प्यूट दूसरा सिलेबल है, और तीसरा सिलेबल। ठीक है, लेकिन जिसको स्ट्रेस किया जाता है प्यूट को स्ट्रेस किया जाता है। ठीक है, और इसको पढ़ा जाता है कंप्यूटर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका ये बनता है। अच्छा, रिसेप्शन के सिलेबल्स देखते हैं। 3 सिलेबल्स हैं, रिसेप्शन, और इसमें जिस पर स्ट्रेस किया जाता है वो सेप है, रिसेप्शन। ठीक है, रिसेप्शन, प्रोनाउंसिएशन भी इसकी रिसेप्शन बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए कंपैरिजन। सिलेबल्स कितने बनते हैं? 4। ठीक है, डिवाइड करें तो कंपेयर, कंपैरिजन, कंपैरिजन। ठीक है जी, तो पैर जो है ये इसको स्ट्रेस किया जाता है, कंपैरिजन, इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है। नंबर 3 पे देखते हैं पोटैटो, पोटैटो, इसका बनता है जी 3 सिलेबल से, पोटैटो, वो बनता है, ठे बनता है, ठे पे जो है वो स्ट्रेस किया जाता है तो आ जाता है पोटैटो, इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती। बेडरूम, इसकी कितने से 2 सिलेबल्स हैं, बेड हो गया और रूम बन गया, और बेड पे स्ट्रेस किया जाता है बेडरूम। ठीक है, नंबर 5 पे 14, इसके सिलेबस देखते हैं जी। 2 सिलेबल्स हैं, 4 और 3, और 4 पे स्ट्रेस किया जाता है और 3 बाद में। सेकेंडरी स्ट्रेस 3 पे भी आ सकता है, 14। ठीक है जी, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी नंबर 6 पे 40, सिलेबस इसमें कितने? 40 में 2, डिवाइड करें सिलेबस में तो 40, 4 एक और टी बना दूसरा। अच्छा जी, स्ट्रेस जिसमें किया जाता है 4 है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन 40 की 40 बनता है। अब एक और बनता है डिलीशियस, कितने सिलेबल हैं? 3। ठीक है, डिलीशियस, डी एक सिलेबल है, ली दूसरा सिलेबल है, शिस तीसरा सिलेबल है। तो ली पे जो है वो स्ट्रेस किया जाता है, ली पे, डिलीशियस। तो प्रोनाउंसिएशन इसकी बनती है डिलीशियस। ठीक है, नंबर 8 पे प्लेफुल, सिलेबल्स कितने हैं जी? प्ले और फुल, 2 सिलेबल्स। प्ले जो है वो उस पे स्ट्रेस किया जाता है, प्लेफुल। ठीक है जी, और प्रोनाउंसिएशन बनती है प्लेफुल। बाकी ये 4 तक हो गए हैं, उसके बाद बाकी हम जो है वो बाद में करेंगे नेक्स्ट पेज से, पेज 11 टू ऑनवर्ड। कितना बनता है? 11 to 12 नेक्स्ट लेक्चर में हम करें।
ٹھیک ہے بیٹا، ہیو اے نائس ٹائم، اللہ حافظ.